गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई थिंक सब लोग हो गए। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिले हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी, इंटरनेट इशू आ रहा था, ठीक है, उसके कारण से थोड़ा डिले हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी हमारे हीट के पार्ट वन का। इसके अलावा जो सेकेंड राउंड होगा, मतलब कल का जो क्लास होगा, वो भी हम क्वेश्चंस को लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं वो वाला क्वेश्चन उठाता हूँ जो कि मैं आप लोगों को कल कह रहा था कि भैया ये आपका जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, रेडिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे आई थिंक हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए इसको। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना? तो एक बार कोशिश कीजिए। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। अब प्लीज बीच में, क्लास के बीच में अब ये सब चीजें नहीं बोलिएगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। मुझसे जितना पॉसिबल था मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब स्क्रीन सही आ रहा होगा। क्या दे रखा है कि 3 वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दे आर कंसिडर्ड एज आइडियल ब्लैक सर्फेसेस। ब्लैक सर्फेस मतलब ब्लैक बॉडी दे रखा है, एंड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। The first and third plate are maintained at temperature 2T and 3T respectively. The temperature of middle or second plate under the steady state condition is, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, देखते हैं पहले, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीन प्लेट है, तीनों में से एक का टेम्परेचर है 2T, दूसरा का टेम्परेचर है 3T। एक का टेम्परेचर है 2T, मतलब इस वाले का टेम्परेचर आपको दे रखा है 2T, और इस वाले का टेम्परेचर है 3T। इसका टेम्परेचर चलिए सपोज थीटा मान लिया, ठीक है। चलिए
अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों को बहुत ज्यादा क्लोज रखे तो स्टेडी स्टेट में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली प्लेट जो है, पहला तो इस ये जो रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा उससे एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ इस ये जो रेडिएशंस के फॉर्म में जो एनर्जी इमिट करेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने खुद के टेम्परेचर थीटा के कारण कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो मान लीजिए कि इधर का एरिया ए है और इधर का भी एरिया ए है, तो एक बात बताइए कितने एरिया से ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है? मुझे लग रहा है 2a एरिया से। और कितने एरिया से ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? मुझे लग रहा है फिर ये 2a एरिया से। तो अब लिख दीजिए एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन। तो लिख लीजिए कि P in इज इक्वल्स टू P out। स्टेडी स्टेट में यही तो होगा भैया, P in इज इक्वल्स टू P out। अगर तुम इसके हिसाब से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो इसके हिसाब से देखो, या आप ऐसे कर सकते हो P in P टोटल, एक मिनट, आप या इसके तरफ से बोल सकते हो कि इस मटेरियल के एक साइड अलग टेम्परेचर है, दूसरे साइड अलग टेम्परेचर, मतलब इधर का एब्जॉर्प्शन इमिशन शुड बी इक्वल्स टू इधर का एब्जॉर्प्शन इमिशन। तो मैं वही लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं E की वैल्यू तो 1 हो गई, सिग्मा ए इस साइड क्या लिख रहा हूं, इस साइड का लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2t की पावर 4 सॉरी थीटा की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, इस साइड के हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने लोगों का आंसर आया? आंसर क्या दे रखा है आप लोगों का? आंसर क्या दे रखा है आप लोगों का? इसी तरीके से इधर का जब आप लिखिएगा तो यह लिखिएगा 3t की पावर 4 माइनस थीटा की पावर 4। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा थीटा एज ए टर्म ऑफ सारा चीज। देख लीजिए एक बार। तो आंसर आई थिंक आपका सी आना चाहिए। क्या दे रखा है आंसर आपका आना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 97/2 की पावर 1/4 इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इस साइड का लिख लीजिए, इसने कुछ एब्जॉर्ब किया, ऑब्वियस सी बात है ये कम टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे है, तो सिंपल सी बात है इसका जो टेम्परेचर होगा वो मिड पे होगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप क्या बोल सकते हो, इसने जितना एब्जॉर्ब इमिट किया, सिंपल सी बात है इसने भी उतना एब्जॉर्ब इमिट किया होगा इस साइड से भी, तभी इसका टेम्परेचर भी इसका मेंटेन रह पा रहा होगा। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि इसका एक साइड जितना एब्जॉर्ब कर, अब देखो इसका दोनों आप ऐसा लिख सकते हो, P एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू P इमिशन। अब समझना मेरी बात को, P एब्जॉर्ब किस साइड से कर रहा है, इस साइड से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको लिख लो। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लिखते हो, सिग्मा ए, और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इसको लिखोगे 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 प्लस ऑफ एब्जॉर्प्शन में इस साइड से, जो इस साइड का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 3t है, तो लिखोगे सिग्मा ए 3t की पावर 4। समझ रहे मेरी बात को? ठीक, ये दोनों पता चल गया। इज इक्वल्स टू इमिशन कैसे लिखोगे, एक बार देख के बताना। इमिशन कितना लिखोगे, ये लिखोगे सिग्मा 2a इंटू 2a थीटा की पावर 4, थीटा की पावर 4। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू इमिशन से भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप ऐसे कर लीजिए कि दोनों तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों तरफ से इमिट कर रहा है, तो लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक साइड का सराउंडिंग का टेम्परेचर 3t है और एक साइड का 2t है, तो उस हिसाब से मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। और सिंपल सी बात है, इमिशन जो है उसके खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो दोनों साइड का टेम्परेचर तो t ही होगा, थीटा ही होगा, तो इस हिसाब से मैंने लिख दिया। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस तरीके से लिख लो, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है।
चलिए अब एक पैराग्राफ करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक पैराग्राफ ये वाला पढ़िए, इस पैराग्राफ को करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़िए एक बार, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। एक बार पढ़िए इसको, क्या दे रखा है। अ स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड द, आप लोग खुद से ही पढ़ते जाइए, मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। A student wants to find the specific heat of dark oil, ठीक है। She pours 100 ml of oil into the glass beaker, of negligible mass, and then submerge a small 50-watt light bulb in the oil. Before the student turns on the light, the oil is 20 degrees Celsius. At room temperature आपको दे रखा है। The student then seals the top of the beaker and turns on the light at t is equals to 0. She can see some light coming from the bulb through its looks much diameter as usual. A small magnetic stirrer ensures that the oil has uniform temperature throughout the beaker at all time. A thermometer keeps trace of the oil's temperature after the light bulb has been on for 40 seconds. The student switch it off. The oil's temperature at that moment is 30 degrees Celsius. The student immediately unseal the top of the beaker and remove the light bulb. When the top of beaker is sealed, assume that the negligible heat capacity absorbed by the beaker or the escape into the environment. ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। बेटा मैंने आपको कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन चलिए पहले इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या दे रखा है कि एक स्टूडेंट है जो कि मतलब कि एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है एक डार्क ऑयल का। तो उसने क्या किया कि एक बीकर के अंदर 100 ml तेल डाला और उसके अंदर एक बल्ब को डाल दिया जो कि 50 वॉट का है। अब बल्ब को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले देखा गया कि उस ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको क्या कर दिया कि बीकर में जिसमें ऑयल डाला था, जिसमें बल्ब हम लोगों ने डाल रखा, ऊपर से अच्छे से सील कर दिया जिससे कि हीट बाहर ना आ सके, ठीक है। अब देखा गया कि जैसे t इक्वल्स टू 0 पे हम स्टार्ट करते हैं, 40 सेकंड बाद देखा कि इसका जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपको मानना है कि बीकर का जो ऊपर जो वाला जो पार्ट जो सील किया गया है और जो बीकर है वो नेग्लिजिबल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सराउंडिंग में भी नेग्लिजिबल हीट जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये दे रखा है, ये आपकी कंडीशन है, देख लीजिए, ये आपकी कंडीशन दे रखी है कि इस तरीके से। तो विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ऑयल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा सोचिए इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया एक बार अच्छे से। तो एक बात बताइए, कौन सा इसका ग्राफ सही होगा, सोच के बताइएगा।
एक ही लोगों ने आंसर दिया कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है, वो अलग बात है, हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन एक आदमी ने मुझे आंसर दिया है कि आंसर सी इज करेक्ट। ओके, देखिए ऊपर में सेटअप दे रखा है कि हमने बीकर के अंदर एक मतलब क्या बोलते हैं बल्ब डाला, बल्ब जो है कि मतलब नीचे स्टेरर है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, वो आपको पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ गया होगा। थर्मामीटर्स के थ्रू कंटिन्यूअसली हम टेम्परेचर को माप रहे हैं। मानना है कि बीकर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ओनली जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो आपको मानना है कि वो ओनली ऑयल कर रहा है, डार्क ऑयल जो है वही कर रहा है। कोई हीट जो है बल्ब द्वारा जो हीट एनर्जी दिया जा रहा होगा वो बाहर भी सराउंडिंग में भी नहीं गई है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जा रहा है। तो आपको यही बताना है कि जो ऑयल का जो टेम्परेचर है जो फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके से होगा। 40 सेकेंड में उसका टेम्परेचर जो है वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस के करीब चला गया। आई थिंक यही आपको बोला भी था कि कितना 40 सेकेंड में इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस चला गया। 40 सेकेंड में 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ठीक है, ये 30 सेकेंड दिखा रहा है, 40 सेकेंड तक का आपको बोला है। तो 3 लोग बोल रहे हैं आंसर सी। चलिए देखेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखेंगे कि क्या आना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अब मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखो बोला क्या क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको बोला ये है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है आपको। उसने बोला है कि जो भी आपको बीकर उकर का जो भी फिगर आपको दे रखा था, अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो ये बीकर का फिगर दे रखा हुआ है, ये सारा सेटअप दे रखा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, बल्ब के थ्रू, बल्ब का जो पावर है वो आपको दे रखा होगा। बल्ब का पावर आई थिंक कितना है, कहा गया भाई, बल्ब का जो पावर है 50 वॉट दे रखा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस बल्ब के कारण ऑब्वियस सी बात है वो इसका पावर दे रखा है, इसका मतलब क्या, ये पर सेकंड कुछ एनर्जी दे रहा होगा, मतलब 50 जूल एनर्जी ये बल्ब पर सेकंड दे रहा होगा। अच्छा, ये जो एनर्जी दे रहा है वो ओनली ऑयल ऑब्जॉर्व कर रहा है। आप इस तरीके से समझिए कि ऑयल ही ऑब्जॉर्व कर रहा है, ना तो बीकर ने ऑब्जॉर्व किया, ना तो बाहर गई एनर्जी सराउंडिंग में। तो ओवरऑल जो ये बल्ब एनर्जी दे रहा है वो ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है, बीकर ऑब्जॉर्व, मतलब ये ऑयल ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो यही चीज हमें यहाँ पे बेसिकली करना है और कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यही करना है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑयल जो है हमारा, ऑयल जो है वो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो उसको पर सेकेंड एनर्जी मिल रही है, पर 50 वॉट का पावर मिल रहा है। तो हम पावर को लिख सकते हैं, मतलब कि ऑयल जो ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी वो दिस इज P इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं ms dt बाई dt। अरे ऐसे ही तो लिख सकते हो, dq को क्या लिख सकते हो, dq पावर को क्या लिख सकते हो आप, इसी तरीके से लिख सकते हो ms dt बाई dt। समझ रहे हो मेरी बात को। इसने क्या क्या, एनर्जी कहीं गई नहीं है, एनर्जी कहीं गई नहीं है, उसको जो सील कर देने के कारण एनर्जी कहीं गई नहीं है। तो पावर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, अरे जो इसको एनर्जी मिल रही है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कल बताया भी था। तो इसको हम लोग कर देते हैं p dt बाई ms इज इक्वल्स टू dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा, पावर जो है हमारा कांस्टेंट है, ms की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ms क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ये लिख दीजिए t इनिशियल। अच्छा, अब अगर आपको बोला है तो अगर ध्यान से देखिए तो t इज इक्वल्स टू 0 पे जो टेम्परेचर था वो t इनिशियल था, t इज इक्वल्स टू t पे किसी टाइम t पे इसका जो टेम्परेचर हो गया वो t हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए तो आपके लिए कुछ इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां से पता चल जाएगा। दिस इज p बाई ms into t is equals to this is t minus of t initial, मतलब जो इसका t फाइनल होगा this is t initial plus of pt by ms, मतलब टेम्परेचर और टाइम का जो है लीनियर फंक्शन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन आ गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा ये टाइम जो है ये 0 से 40 सेकंड के बीच का है, क्योंकि 40 सेकंड तक ही आपने क्या क्या बल्ब को जलाए रखा है। तो 0 से लेके 40 सेकंड तक टेम्परेचर और टाइम का लीनियर एक्सप्रेशन आएगा,
उसके बाद जैसे ही बल्ब आप बंद करके उसको तुरंत खोल दीजिएगा तो क्या होगा कि वो आपका एनर्जी जो है वो आपका क्या करेगा, एनर्जी निकालना चालू हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। वो क्या होगा कि उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इसको इस तरीके से समझिए कि ऑयल है जो कि आपका जो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है, अब वो क्या करेगा, रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। अगर रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जो है वो गिरता हुआ ग्राफ आएगा, जो कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि ग्राफ उल्टा इस तरीके से गिरता हुआ आता है, याद होगा आई थिंक। तो अगर इस तरीके से अगर आप सोचो तो मुझे लगता है सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि पहले आपका लीनियर ग्राफ आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियली जो टेम्परेचर है वो गिरेगा। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस के कारण जो टेम्परेचर गिरता है उसका ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा। समझ रहे? इसलिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन को कीजिए। सेकंड क्वेश्चन को कीजिएगा, ये उसी पैराग्राफ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो ये आई थिंक होना चाहिए आपसे, फिर भी एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। जैसे हो जाए एक बार कमेंट करके बता दिया कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आप ट्राई ही कर रहे हो। हमें डिस्कस तो करना है लेकिन एक टाइम आंसर देखते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को? वो आप लोगों से देखिए, शुरुआत में क्या बोल रखा है आप समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे। अब देखो क्या हुआ कि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको पता होगा 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और हमने क्या किया कि 40 सेकेंड के लिए बेटा मास कितना है, मास नहीं दे रखा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब क्या बोला है कि जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि बल्ब को हमने 40 सेकेंड के लिए रखा, जिस कारण से इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। ये आपको पहले पार्ट में बोला गया, 20 से 30 बढ़ा है ना, हाँ 20 से 30 इसका टेम्परेचर बढ़ गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर इस केस में आपका था, ध्यान से सुनिएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब 40 सेकेंड के लिए जब आप पावर 50 वॉट से दे रहे हो, 50 वॉट से दे रहे हो, तो 40 सेकेंड के बाद
इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रखा, अब बल्ब को चेंज कर दिया। अब बल्ब क्या कर दिया, 100 वाट वाला कर दिया। क्या कर दिया, 100 वाट वाला कर दिया और 60 सेकेंड के लिए किया। 60 सेकेंड के लिए किया तो इसका अब टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो चेक बात बताइए, अगर इसको देखो तो ध्यान से, इसको 40 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल गई होगी। तो देखो कांस्टेंट रेट से हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो 40 सेकेंड बाद इसको जो एनर्जी मिली होगी वो मिली होगी 50 इंटू 40 शुड बी इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। कैलोरीमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा एम एस डेल्टा टी। तो मास मान लेते हैं इसका एम है, इसका स्पेसिफिक हीट एस था, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना लिखोगे 30 माइनस 20। अच्छा 30 माइनस 20 क्यों लिखा, पहले जो ऑयल था वो सराउंडिंग टेम्परेचर पे था, अब फाइनली ये 30 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो पहला इक्वेशन तो भैया मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बताइए, अब हमने 100 वॉट का बल्ब लगाया जो कि 60 सेकंड के लिए दिया, तो इस वाले ऑयल को एनर्जी कितनी मिली, तो वो हो जाएगा 100 इंटू 60 शुड बी इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अच्छा इसमें भी तो ऑयल का मास हमने चेंज नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, ऑयल की स्पेसिफिक हीट भी आपका वही दे रखा है। ठीक है, अच्छा 100 ग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मास अगर आप नहीं भी, अगर आपको दिया रहता फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। ऑयल का मास दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, इंटू एम एस डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, मुझे वही तो नहीं पता, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ, इनिशियल टेम्परेचर तो भैया सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर था। तो दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एम एस कट जाएगा और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिएगा तो मास और स्पेसिफिक हीट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। आई थिंक आंसर इज बी। तो कितने लोगों को समझ में आ गया बताइएगा, कुछ क्वेश्चन में था नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब सेकंड वाला पार्ट भी आपसे हो गया। चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये पैराग्राफ आपसे हो गया, ये पैराग्राफ आपसे हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, एक ये दूसरा क्वेश्चन जो आई थिंक आपसे होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, इसको कीजिए। A 100-watt electrical heating element is placed in a pan containing 1 liter of water. Although the heating element is on for a long time, the water through close to boil does not boil. When the heating element is removed, approximate how long it take to water cool by 1 degree Celsius. चलिए ये क्वेश्चन हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है।
अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला है। ठीक है, चलिए चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले। आंसर बी, नितिन। देखो क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से आपको समझना चाहिए, द वाटर थ्रू क्लोज टू बॉयल डज नॉट बॉयल। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना चालू हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन ये बॉयल हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी आप दे रहे होगे अब वो उसकी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा होगा, वो हीट लॉस के फॉर्म में चला जा रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपसे बोल रहा है कि वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में, अब हमने हटा दिया, इस पे हीटर उटर को हटा दिया, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि 1 डिग्री ठंडा होने में कितना इसको टाइम लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब ये देखिए, जैसे आप हीट कर रहे हो, समझना, अगर आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में देनी चाहिए कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। 100 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो पे पहुंच गया है, के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जितनी भी आप हीट एनर्जी दे रहे हो हीटर से, वो पूरी की पूरी रिलीज हो जा रही है रेडिएशंस के फॉर्म में। तो ये सब क्वेश्चंस कहने के लिए मतलब इजी लगते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए ना आपने, बिलीव मी, सारे क्वेश्चंस आपके रेडिएशंस प्लस कैलोरीमेट्री के मिक्सअप है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, बात याद रखिएगा। अगर ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छा कर रहे हो हीट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है और बॉयल नहीं हो रहा, बॉयल होने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, तो इसका मतलब है जितनी एनर्जी आप दे रहे हो, यानी दैट इज 100 वाट पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहे हो, वो पूरी की पूरी रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट हो जा रही है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं पा रहे हो भैया, तुम 100 तक कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी आप दे रहे हो वो पूरा पूरा रेडिएशंस के फॉर्म में चला जा रहा होगा। इसका मतलब कि जिस टेम्परेचर पे आपने हीटर को ऑफ किया है उस टेम्परेचर पे हीट लॉस जो है वो 100 वाट है। तो पावर को आप लिख सकते हो एम एस dt बाई dt, dt बाई dt। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए dt बाई dt क्या है, रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीमेंट। ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपने, अगर मैं बोलूं कि जस्ट अभी तक मेरा हीटर से जो एनर्जी दे रहा था वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पा रहा था, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पा रहा था। जैसे ही हीटर में हटाऊंगा तो सिंपल सी बात है उसका टेम्परेचर गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन एक छोटे रेंज के लिए मैं मान सकता हूं कि जो पावर हीट का जो लॉस होगा पर सेकेंड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। एक छोटे से इंटरवल के लिए मैं ये बात मान सकता हूं। अच्छा, तो dt बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर बहुत छोटा इंटरवल हो तो dt बाई dt इज कैन बी ट्रीटेड एज डेल्टा t बाई t। और एक छोटा सा इंटरवल अगर मान लिया जाए तो उसके लिए dt बाई dt को हम लोग डेल्टा t बाई t के रूप में लिख सकते हैं। तो अच्छा बताइए, टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 1 डिग्री सेल्सियस का, तो मतलब डेल्टा t की वैल्यू 1 डिग्री है। अच्छा, टाइम ही तो मुझे निकालना है, तो आपसे पूछा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज लाने में कितना टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो गई। टाइम आपको पता है एम एस आपको ऑलरेडी दे रखा है, और 100 वाट का पावर दे रखा है, तो यहाँ से आपका टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉजिकली भी आपको समझ में आना चाहिए क्यों हमने डेल्टा टी बाई टी को डेल्टा टी बाई टी लिख दिया, क्योंकि रेंज जो है, अगर आपको पता होगा dt बाई dt कैन बी ट्रीटेड एज डेल्टा टी बाई टी। ये कब लिख सकते हैं, जब रेंज जो दोनों, जब जो एक तरीके से बोल सकते हो रेंज है वो छोटा लेते हैं हम लोग, उसी लिए हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। डेल्टा टी की वैल्यू 1 आ गई, टी की वैल्यू हमें निकालनी, एम एस आपको दे रखा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन कंडक्शन का करते हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए एक क्वेश्चन कंडक्शन का करते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए ये कंडक्शन का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए।
इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। बेटा वही चीज तो मैंने आपको समझाया कि हीटिंग एलिमेंट रिमूव करने के बाद पावर 100 ही क्यों? क्योंकि तुम देखो ना कि अगर बोल रहा है कि बॉयल होने के करीब है लेकिन बॉयल नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितना आप पावर दे रहे होगे वो पूरा का पूरा रिलीज हो जा रहा होगा। तो उस इंस्टेंट पे जो पावर हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस है, वो 100 वॉट ही रहा होगा। अगर आप एक छोटा सा टेम्परेचर रेंज ले लोगे तो उस टेम्परेचर रेंज में भी 100 वॉट के करीब ही आपका हीट लॉस आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैंने इसे लिया है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है भाई। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर तुम मतलब माफी के लायक नहीं हो। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। वो आप लोगों से ये क्वेश्चन, अरे क्लास में कराया हुआ था ये सेम तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन। अरे एक स्पेयर के लिए बताया था, याद कीजिए। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है जबकि ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। हुआ किसी से? मैं बताऊं? हाँ या ना कुछ बोलो भाई। मैं बताऊं? देखो बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को, बहुत टाइम लग रहा है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। देखो इतना टाइम आप लोगों को लगना ही नहीं चाहिए। अगर ध्यान से बात की जाए, सुनना मेरी बात। एक स्पेयर है, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो
इसका ये रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर हीट का फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाते थे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, dx एलिमेंट लेते थे, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट का हम रेजिस्टेंस लिखते थे, dr लिखते थे, छोटा सा रेजिस्टेंस dr शुड बी इक्वल्स टू, इसका लिखते थे 1/k, सॉरी इसको लिखते थे, अच्छा dl, अच्छा इसका लेंथ कितना हो जाएगा dx, अच्छा इंटू के इंटू एरिया कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर x डिस्टेंस पे गए हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर इसको देखो तो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट करते थे वहां से वहां तक के लिए। अब ये आप लोगों को पता है कि इस फॉर्म में आप लोगों का आता था। अब हम लोग देखते हैं इसको यहाँ के लिए। अब देखो R से लेकर 2R तक के बीच में एक थर्मल कंडक्टिविटी K वाला मटेरियल रखा हुआ है, फिर 2R से लेकर 3R के बीच में 3R के बीच में 2K वाला थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल रखा हुआ है। तो एक बात समझिएगा, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल लिखिएगा, इसका जो R थर्मल आप लिखिएगा वो मुझे लग रहा है ऐसे हो जाएगा, R से 2R, ध्यान से देखिएगा, dx अपॉन k इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2r से 3r dx अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 2k इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, या तो आप इसको अलग से निकाल लो, बाहर वाले को अलग से निकाल लो, इसका फॉर्मूला भी होता है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको डायरेक्टली लिख के बता दिया। तो मैंने पुराने तरीके से आपको बताया, जैसे कि नॉर्मल तरीके से अगर किसी को नहीं भी याद है तो उस तरीके से उनको याद आ जाए और उसके बाद इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक दिस विल बी दिस गिव यू आंसर, जो कि हो जाएगा 7/48, सी, आंसर विल बी सी, ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट के इसके क्वेश्चंस की ओर करते हैं, मतलब इसके दो पार्ट और हैं, तो इन दोनों पार्ट को एक बार ट्राई कर लीजिए, आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, 10 बजने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें इस क्वेश्चंस को एनी हाउ खत्म तो करना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे पास और एक क्वेश्चन और है, उसको एक बार ट्राई कर लीजिए। तो इस दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए जल्दी से। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बताना है पहले पार्ट और दूसरी पार्ट का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया है, ये आपको पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन से इसका लिंक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, पिछले वाले क्वेश्चन से ही इसका लिंक है, मतलब पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है ना।
अरे भाई दूसरा पार्ट कुछ करना ही नहीं है, मुझे एक बात समझ नहीं आता आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग जाता है। दूसरा पार्ट कुछ करना ही नहीं है, आपसे पूछा नेट हीट लॉस, आपको नेट देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे इतना मतलब कि इसमें टाइम लगाने की क्या जरूरत है, मुझे वही बात आपकी समझ नहीं आती है कि आप लोगों को इसमें इतना टाइम लग क्यों रहा है। देखो ये रेड वाला आपका इनर सरफेस है और आउटर वाला ये आपका आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस का टेम्परेचर हो गया 10T और इनर सरफेस का टेम्परेचर हो गया T। तो एक बात बताइए, इनर से आउटर के बीच में आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, तो भैया हीट करंट कितना हो जाएगा, हीट करंट इज इक्वल टू सिंपली हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर थर्मल। तो डेल्टा टी आपको पता है क्या, 10T माइनस टी 9T अपॉन आर थर्मल अभी आप लोगों ने निकाल रखा है, तो आपको क्यू टोटल आपको पता चल जाएगा कि हीट करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। यही तो आपके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है। ये बात आपको समझ में आई कि इनर टेम्परेचर 10T है और आउटर टेम्परेचर 10T है, तो इसके बीच में आर थर्मल तो आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल ही रखा है ना, तो इसमें इतना क्या सोचने की बात थी, डायरेक्ट डिवाइड भी तो करना था। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपसे यही तो पूछा, नेट रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द इनर टू द इनर मोस्ट सरफेस विल बी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा ये आउटर मोस्ट सरफेस टू द इनर सरफेस क्यों बोल रखा है, क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हीट का जो फ्लो होता है दैट इज फ्रॉम लो हाई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कितना है 10 बाहर का टेम्परेचर 10T है और अंदर का टेम्परेचर T है। तो सिंपल सी बात है, जो हीट का फ्लो होगा वो आउटर सरफेस टू इनर सरफेस की ओर होगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आउटर सरफेस टू इनर सरफेस की ओर होगा, तो सिंपल सी बात है होगा ही, क्योंकि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो आपका हीट का फ्लो आउटर सरफेस टू इनर सरफेस की ओर होगा। तो इससे एक बात बताइए, इसे निकाल सकते हैं ना 90 अपॉन इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 10T माइनस टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी सी पार्ट में निकाल रखा है, जो कि हमारे पास ये आया था। तो 9T को आप डिवाइड कर दीजिए इससे, आपका आंसर आ जाएगा। 9T को आप डिवाइड कर दीजिए इससे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आपका आएगा वो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो फोर्थ वाला पार्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, थोड़ा सा उसको लॉजिकली समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो आउटर मोस्ट सरफेस जो है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूं, ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ए बी सी डी इसको क्या बोला गया है, देखना ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स इन द आउटर मटेरियल सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, उसमें से आपको बोला गया है कि 4 पॉइंट्स मार्क किए गए आउटर वाले जो पार्ट है उसमें किया गया। तो अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है ध्यान से देखना। देखो ए बी सी डी, तो ये 4 पॉइंट मार्क किए गए ए, इसी से इक्वी डिस्टेंस पे बी, इसी से सी, इसी से डी। कि हम लोग मतलब कि इसके फोर्थ पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। आउट ऑफ द बी सेगमेंट मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा था, समझिएगा। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ बचा नहीं है, देखिएगा। आपको ये बोला जा रहा था कि आउटर सेगमेंट जो है, आउटर वाला जो पार्ट है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है ए बी सी डी, इक्वली डिवाइड किया गया। अगर ये आर है, समझिएगा आर ही दे रखा है ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो आउटर वाला जो सेगमेंट है उसकी थिकनेस कितनी है 2R से 3R के बीच में, यानी डेट इज आर। ये आर थिकनेस का है, समझ रहे मेरी बात को, आर थिकनेस का है। अगर आर थिकनेस का है तो ये देखो R/3 R/3 R/3। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो दिस इज R/3, दिस इज ऑल्सो R/3, दिस इज ऑल्सो R/3, ठीक है। और यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R ही तो है भैया, 2R है, 2R से 3R के बीच में। तो अब आप देख लीजिए, आप इसका अलग से निकाल लीजिए थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि तुम ध्यान से देखो यहां से यहां के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है,
समझिएगा, यहाँ का टेम्परेचर कुछ मान लीजिएगा, यहाँ का टेम्परेचर 90 दे रखा है आपको, या जो भी दे रखा है 10 दे रखा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड अगर सभी को देखो, ये वाला सेगमेंट ए बी वाला, फिर बी सी वाला और सी डी वाला, ये तीनों सेगमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, मतलब इसके थ्रू हीट करंट जो जाएगा, इसके थ्रू भी वही, इसके थ्रू भी वही, हीट करंट सेम हो गया। हीट करंट अगर सेम हो गया तो एक बात बताइए कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हीट चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात होगी। तो आप देख लीजिए कि ए बी सेक्शन का ज्यादा रेजिस्टेंस है या बी सी सेक्शन का ज्यादा रेजिस्टेंस है या सी डी सेक्शन का ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना, इस वाले सेक्शन को हम लोगों ने 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया है, ए बी, बी सी और सी डी। तो जिसके अक्रॉस ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिस सेक्शन का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसी के अक्रॉस ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप निकाल के देख लीजिए, 2R से लेके, अगर 2R आपको दे रखा है, 2R से लेके ये 2R हो गया तो ये 2R प्लस R/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2R प्लस R/3 से लेके फिर यहां तक के लिए निकाल लीजिए, और इसके लिए, इसके बाद यहां तक के लिए। तो AB के अक्रॉस ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो सिंपल सी बात है कि आपका इसके अक्रॉस टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा आएगा, जो कि वही आपसे पूछा गया है। सेकेंड पार्ट, लास्ट वाला जो पार्ट है वही आपसे पूछा भी है कि आउट ऑफ विच सेगमेंट ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस विल बी मैक्सिमम। तो जिस सेगमेंट्स का टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, उसी सेगमेंट के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आएगा, दैट इज ए बी। करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं और कल के क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मेटल सिलेंडर ऑफ मास 0.5 kg is heated electrically by 112 watt heater in a room at 15 degrees Celsius. The cylinder temperature rises uniformly to 25 degrees Celsius in 5 minutes, finally become 45 degrees Celsius. ये आपका एक रेडिएशंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके आइएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार ट्राई करके आना। फिर मैं कल की क्लास में इसको आपको अच्छे बच्चा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। मैं आपको यही बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को जरूर एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद कल की क्लास में हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको इसको समझ में आता है और आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो बिलीव में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कल मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही थी बार बार, तो उस कारण से मैं ज्यादा लंबा सेशन तो नहीं ले पाया, लेकिन कल का जो सेशन होगा वो थोड़ा लंबा लेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और देख रहा हूं मैं आप लोगों को भी कोई अगर अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप लोगों को कोई हीट से रिलेटेड, जो हम लोगों ने 3 चैप्टर कर रखा है, कंडक्शन, कैलोरीमेट्री, उसके बाद फिर हो गया आपका कंडक्शन और रेडिएशन, उसका कोई अच्छा क्वेश्चन अगर आपके पास हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं तो अपने लेवल पे पूछता ही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप क्या कीजिए कि वो क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए और साथ साथ उसका आंसर जरूर बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर ए बी सी ऑप्शन है या ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शन निकाल लेते हैं, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि मैं हो सकता हूं कि गलत सॉल्व कर लिया हूं, इंटरप्रेट कर लिया हूं। तो ऑप्शन जब आप मुझे बता देते हो तो इससे क्या होता है कि मैं श्योर हो जाता हूं, आपके साथ जब डिस्कस करता हूं ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपको अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है, आपके नजर में है, तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चंस को भी कोशिश करूंगा कि कल के डिस्कशन में ले लूं, नहीं है तो मैं तो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके आइएगा, कल सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही उठाऊंगा। उसके अलावा ठीक है, हाँ ठीक है, आपको जो ये 3 चैप्टर मैंने बताया, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर में दोनों आ गया, कंडक्शन और रेडिएशन, उससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे आप मुझे सेंड कीजिए, उसका आंसर भी मुझे बता दीजिएगा कि सर इसका ये ऑप्शन सही है। तो मैं एक बार उसको अच्छे से खुद से सॉल्व करूंगा, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं पहले खुद से सॉल्व करता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं।
ठीक है, तो एक बार आप लोग देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे मुझे सेंड कीजिए, मैं जरूर आपको डिस्कशन के कोशिश करूंगा, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा रियली मैं तुम्हें डिस्कशन में उसको जरूर शामिल करूंगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। मैं चाहता तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठा सकता था, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चा आप लोग कुछ भी तो कुछ करोगे तो वो मिनिमम तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप खुद से कर ही सकते हो, उसके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत जगह अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग उसके सॉल्यूशंस आपको मिल ही जाएंगे और वो आप क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही चाहिए। तो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिए, इन चैप्टर्स के कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के को देख लेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी आपको कार्तिक सर ने बहुत हद तक पढ़ा दिया है, तो मैं उसका थ्योरी नहीं लूंगा, उसके क्वेश्चंस ले लूंगा, और इसी तरह से केटीजी का थ्योरी भी ले लूंगा, क्वेश्चंस भी ले लूंगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगी, कार्तिक सर आते हैं तो उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।